Yeah, so in today's class, I have for you विक्टोरियन एज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विक्टोरियन एज, और जो भी उसका राइटर है या जो मूवमेंट है, एट अ ग्लांस में हम सब चीजों को लेके बात करेंगे। सबसे पहला चीज की व्हेन आई टॉक अबाउट विक्टोरियन एज, तो इट कवर्स द पीरियड फ्रॉम 1837 टू 1901। जो विक्टोरियन एज है, ये 1837 ईस्वी से लेकर 1901 ईस्वी तक का पीरियड कवर करता है। एक पॉइंट ये ध्यान में रखना है कि विक्टोरियन एज इट कवर्स द पीरियड फ्रॉम 1837 टू 1901। 1837 ईस्वी से लेकर 1901 ईस्वी तक का जो पीरियड है, वो विक्टोरियन एज के नाम से है। विक्टोरियन एज का खासियत क्या थी कि जो विक्टोरियन एज था, सबसे पहला चीज कि ये किसके लिए फेमस था। इट वाज फेमस फॉर, या इट वाज द गोल्डन एज ऑफ द नॉवेल, या नॉवेल का गोल्डन एज था। जैसे पोइट्री का गोल्डन एज आपका रोमांटिक एज रहा है, ड्रामा का गोल्डन एज आपका एलिजाबेथन एज रहा है, प्रोज का गोल्डन एज आपका 18th सेंचुरी था। वैसे ही जो है नॉवेल का गोल्डन एज आपका कौन सा था, विक्टोरियन एज था। और जो विक्टोरियन एज है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारी चीजें रही है। जैसे इस एज में एक खासियत ये थी कि यू फाइंड हियर या यू सी हियर इंडस्ट्रियल लाइफ, मैकेनिकल लाइफ, अर्बेनाइजेशन, मतलब एक तरह से औद्योगिकरण का एज था, मशीनीकरण का एज था। और साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि अर्बेनाइजेशन का एज था, शहरीकरण। तो मशीनीकरण, औद्योगिकरण और जो शहरीकरण है, इसका उस समय के का जो जीवन है, उस समय का जो साहित्य है, उस पर क्या प्रभाव पड़ा, खास करके लिटरेचर इसी तरह से, या लिटरेचर में इसी का जिक्र किया गया है। इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन, इम्पैक्ट ऑफ मेकेनाइजेशन, एंड इम्पैक्ट ऑफ व्हाट, एंड इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ये सब चीजें, तो एक तरह से मटेरियलिस्टिक लाइफ का एज था, लग्जरियस लाइफ का एज था। और यह एज ऐसा था जिसमें आप कह सकते हैं कि इट वाज एन एज ऑफ डाउट, डिस्प्यूट एंड डिस्ट्रैक्शन। यह जो एज था, डाउट, डिस्प्यूट और डिस्ट्रैक्शन का एज था। ये जो शब्द है, ये किसी और ने नहीं यूज किया है, खुद मैथ्यू आर्नोल्ड ने यूज किया कि जो विक्टोरियन एज है, इट वाज एन एज ऑफ डाउट, डिस्प्यूट एंड डिस्ट्रैक्शन। एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, डाउट, डिस्प्यूट एंड डिस्ट्रैक्शन। यह जो एज रहा है, किसका एज रहा है, डाउट का एज था, डिस्प्यूट का एज था और डिस्ट्रैक्शन का एज था। डाउट आपका संदेह, डिस्प्यूट आपका वाद विवाद, और जो डिस्ट्रैक्शन है ये है कि संबंधों का अलगाव। जब मटेरियलिस्टिक लाइफ थी, मैकेनिकल लाइफ है, इंडस्ट्रियल लाइफ है, तो आप देखेंगे कि संबंध लोगों में बहुत अच्छे नहीं थे। उन सब में डाउट है, डिस्प्यूट है, और एक तरह का डिस्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। तो ये जो एज रहा है, कौन सा एज रहा है, डाउट, डिस्प्यूट एंड डिस्ट्रैक्शन। इट वाज एन एज ऑफ डाउट, डिस्प्यूट एंड डिस्ट्रैक्शन। यह जो एज था, इस एज में किसकी वजह से डाउट था, किसकी वजह से डिस्प्यूट था, मैकेनिकल लाइफ की वजह से, इंडस्ट्रियल लाइफ की वजह से, अर्बेनाइजेशन की वजह से, मटेरियलिस्टिक लाइफ की वजह से, लग्जूरियस लाइफ की वजह से। यू फाइंड दिस थिंग कि इस तरह का जीवन। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गया था कि लोगों की नजर में एक साइंटिफिक, आप कह सकते हैं कि द पीपल टू द साइंटिफिक अप्रोच टू इंटरप्रेट द रिलेशनशिप। लोगों ने क्या किया कि एक वैज्ञानिक सोच को लिया, आपसी संबंधों को विकसित करने के लिए, या साइंटिफिक अप्रोच को उन्होंने लिया। तो ये जो एज है, डाउट का एज है, डिस्प्यूट का एज है, डिस्ट्रैक्शन का एज है, साइंटिफिक अप्रोच का एज है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन साइंस एंड रिलीजन का एज है। ज्यादातर अगर आप देखेंगे कि एक ऐसा एज था जहाँ धर्म के बीच में और विज्ञान के बीच में विवाद चल रहा है, कि आदमी सोचता है कि मैं धर्म की ओर जाऊं या मैं जो है विज्ञान को पकड़ूं। और ये जो वर्ड, जो फ्रेज है, डाउट, डिस्प्यूट और डिस्ट्रैक्शन, इसको किसने यूज किया है, मैथ्यू आर्नोल्ड ने अपनी पोयम मेमोरियल वर्सेस में उन्होंने ये वर्ड यूज किया हुआ कि इट वाज एन एज ऑफ डाउट, डिस्प्यूट एंड डिस्ट्रैक्शन। ये शब्द किसका है, मैथ्यू आर्नोल्ड का था, मैथ्यू आर्नोल्ड। मैथ्यू आर्नोल्ड ने ये शब्द किसमें यूज किया है,
इन मेमोरियल वर्सेस, MEMORIAL, इन मेमोरियल वर्सेस, इन मेमोरियल वर्सेस में उन्होंने इसको यूज किया। सो यू सी मैथ्यू अर्नोल्ड, यू सी इन मेमोरियल वर्सेस, या यू फाइंड दिस। Now, the next point I would like to tell you, and what is that? The next point I would like to tell you कि ये जो एज रहा है, इस एज में कुछ और भी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना है कि गोल्डन एज ऑफ द नॉवेल रहा है, मेकेनाइजेशन, अर्बेनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन का एज रहा है। इसके अलावा यह जो एज रहा है, डाउट, डिस्प्यूट, डिस्ट्रैक्शन का एज रहा है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मटेरियलिज्म एंड स्पिरिचुअलिज्म का एज रहा है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन साइंस एंड रिलीजन का एज रहा है, द पीपल वर in doubt, the people were not in doubt, the better word would be to use, the people were in dilemma, what they have to prefer. They have to prefer the scientific approach to interpret the life, or they have to go with the religious sentiment, या जो religious principles हैं they have to follow। ये इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट का एज था। तो अगर आप देखेंगे कि ये सारी बातें की विक्टोरियन एज 1837 में, क्योंकि क्वीन विक्टोरिया का राज्याभिषेक, Queen Victoria got the throne of England, या coronation of Queen Victoria took place in 1837 and Queen Victoria died in 1901। तो ये 1837 से 1901 ईस्वी तक का ये पीरियड रहा है। It was an age of doubt, dispute and distraction. It was an age of optimism, pessimism and meliorism। ये तीन शब्द है जो विक्टोरियन पोएट्स के साथ जुड़ा हुआ है। ऑप्टिमिज्म क्या होता है? आशावादी, one who took the optimistic approach, one who saw a positive thing in लाइफ, या वन हु फाउंड पॉजिटिव एलिमेंट्स इन लाइफ। ऐसा पोएट, ऐसा कवि, ऐसा नाटककार, ऐसा उपन्यासकार जिसने जो है समाज में, जिसने जीवन में एक तरह से क्या हुआ कि आशावादी सोच को लेकर के लिखना शुरू किया। दैट वाज व्हाट, दैट वाज द ऑप्टिमिस्टिक पोएट। पिसिमिस्टिक कौन थे? जो निराशावादी सोच जिसमें थी। मेलियोरिस्टिक कौन थे? जिसमें आशावादी निराशावादी दोनों एलिमेंट मौजूद रहे। तो ये एक ऐसा एज था जहाँ पे ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच भी है, पिसिमिस्टिक अप्रोच भी है और मेलियोरिस्टिक अप्रोच भी है। ऑप्टिमिस्टिक आपका क्या रहा है? ऑप्टिमिस्टिक आपका आशावादी सोच या आशावादी दृष्टिकोण। पिसिमिस्टिक क्या था? निराशावादी था। मेलियोरिस्टिक क्या रहा है? मेलियोरिस्टिक आपका जो आशा और निराशा दोनों का एक तरह से संगम मैं कहूँ, या दोनों का जो जो जिक्र करते हैं उनको आप देखते हैं, या उस पार्टिकुलर चीज की बात होती है। तो ये जो एज रहा है ऑप्टिमिज्म, ये जो एज रहा है पिसिमिज्म, ये जो एज था मेलियोरिज्म था। अब आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन जो आता है ये पूछा जाता है कि हु वॉज एन ऑप्टिमिस्टिक पोएट ऑफ विक्टोरियन एज? So Robert Browning was an optimistic poet. Robert Browning, Browning. Robert Browning was an optimistic poet of Victorian age. फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन दूसरा पूछा जाएगा, Who was the pessimistic poet of Victorian age? The pessimistic poet of Victorian age was Matthew Arnold। वही मैथ्यू अर्नोल्ड जिन्होंने क्या कहा? जिन्होंने कहा कि पोइट्री इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। वही मैथ्यू अर्नोल्ड जिन्होंने सम एलिजाइक पोयम्स लिखा, जैसे डोवा बीच है, मेमोरियल वर्सेस है, शेक्सपियर नाम का सोनेट उन्होंने लिखा हुआ है। इसके अलावा जो है स्कॉलर जिप्सी है, थायरिसिस है, और भी उनकी पोयम, सोहराब एंड रुस्तम जो एपिक फॉर्म में उनका पोयम है, लॉन्ग नैरेटिव पोयम। वो मैथ्यू अर्नोल्ड पिसिमिस्टिक पोएट थे, जो एक क्रिटिक भी थे, जिन्होंने टच स्टोन मेथड का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। तो ये मैथ्यू अर्नोल्ड रहे। उसके पहले जो मैंने नाम लिखा था रॉबर्ट ब्राउनिंग, उनको किंग ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग कहा जाता है। उन्होंने जो पोयम लिखा जो है उसमें आपका याद होगा माई लास्ट डचेस है, प्रोस्पिके है, एंड्रिया डेल साटो है, द लास्ट राइड टूगेदर है। ये सब उनका वेल नोन पोयम्स रही है। और उनकी जो वाइफ थी एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग थी, जिन्होंने पुर्तगीज सोनेट लिखा हुआ था। तो जो ये एज था ऑप्टिमिज्म का एज,
पिसिमिज्म का एज और मेलियोरिज्म। मेलियोरिस्टिक पोएट कौन रहे हैं? जो मेलियोरिस्टिक पोएट थे उसका नाम है टॉमस हार्डी। टॉमस हार्डी वाज अ मेलियोरिस्टिक पोएट, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। सो इन दिस वे यू केम टू नो अबाउट whom? इन दिस वे यू केम टू नो अबाउट द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विक्टोरियन एज, जिसमें क्या बताया गया? इट वाज एन एज ऑफ डाउट, डिस्प्यूट एंड डिस्ट्रैक्शन। इट वाज एन एज ऑफ मेकेनाइजेशन, अर्बेनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड migration of the people from village to city area, या mass migration of the people. It was an age of the conflict between science and religion. It was an age of conflict between optimism and pessimism. It was an age of the conflict between materialism and spiritualism. It was an age of the conflict between लाइट साइड ऑफ लाइफ एंड डार्क साइड ऑफ लाइफ। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है या इसका जो प्रेजेंटेशन है वो ऑप्टिमिस्टिक है, पिसिमिस्टिक और मेलियोरिस्टिक है। जो मेलियोरिस्टिक पोएट है वो कौन है? हार्डी है। हार्डी एक ऐसे पोएट है जो पोएट के रूप में कम फेमस है, नॉवलिस्ट के रूप में ज्यादा फेमस है। फिर भी इनकी कुछ पोएम्स है, हो सकता है आपने पढ़ा हो, डार्कलिंग थ्रश है, इनका पोएम आफ्टर वर्ड्स है, इनका पोएम है टू एन अनबॉर्न पापा चाइल्ड है, इनका पोएम है द कन्वर्जेंस ऑफ ट्वेंस है। कुछ पोएम्स मैंने आपको बताया हुआ है। इसके अलावा यह जो एज रहा है, अगर आप देखेंगे और भी क्या बात बता रहे हैं कि इट वाज एन एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, मैकेनाइजेशन, अर्बेनाइजेशन, मास माइग्रेशन ऑफ द पीपल फ्रॉम विलेज टू सिटी एरिया, कि ये औद्योगिकरण का एज, मशीनीकरण का एज और शहरीकरण का एज, प्लस गांव से बहुत सारे मजदूर सिटी की ओर पलायन करके गए, तो तमाम नई कॉलोनियां वगैरह बसी हुई है। जो ये वाला पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। इट वॉज एन एज ऑफ चार्टिज्म, यह एक मूवमेंट चला हुआ था, चार्टिज्म। जो चार्टिज्म मूवमेंट था वह जो है, जो लेबर क्लास के थे, जो फैक्ट्री में काम करने वाले लोग थे, उनके काम के घंटे निर्धारित करने के लिए, उनकी एजुकेशन को लेकर, उनके बच्चों की एजुकेशन को लेकर के, उनकी सैलरी को लेकर के ये मूवमेंट चला हुआ था, चार्टिज्म। तो यह एक ऐसा एज था जो चार्टिज्म नामक मूवमेंट का था, और यह मूवमेंट 11 साल तक था, 1837 से 1848। यह मूवमेंट, यह एज प्री रैफेलिट मूवमेंट का एज था, 1848 से 1860। यह एज एस्थेटिक मूवमेंट का एज था, 1880 से 1890। यह एज ऑक्सफोर्ड मूवमेंट का एज था। तो अगर आप देखेंगे, 5 मूवमेंट रहा है, चार्टिज्म नंबर 1, प्री रैफेलिट नंबर 2, एस्थेटिक या एस्थेटिसिज्म नंबर 3, ऑक्सफोर्ड मूवमेंट नंबर 4, और एक मार्क्सिज्म का भी ये मूवमेंट था। मार्क्सिज्म का जिक्र यहाँ नहीं किया गया है, लेकिन यह जो मूवमेंट था यह मार्क्सिज्म का भी मूवमेंट था। मार्क्सिज्म, इसका भी मूवमेंट रहा है। क्यों? क्योंकि इसी एज में ही कार्ल मार्क्स आते हैं और फ्रेडरिक इंजेल आते हैं। कौन आते हैं? कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक इंजेल, FREEERIC, फ्रेडरिक इंजेल। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक इंजेल ने एक मैनिफेस्टो निकाला था, और उस मैनिफेस्टो का नाम था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल ने एक मैनिफेस्टो निकाला था, और उस मैनिफेस्टो का क्या नाम था? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो यह एक और पॉइंट रहा है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, COMMUNIST, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ये मैनिफेस्टो 1848 में आया था, जिसमें उन्होंने ये बताया कि कैसे अमीर आदमी जो है गरीबों का शोषण कर रहा है, कैसे वर्क कल्चर जो है डिस्टर्ब हो रहा है, फैक्ट्री वर्कर्स के बीच में और फैक्ट्री ओनर्स के बीच में किस तरह का गैप आ चुका है, कैसे लड़ाई झगड़े वगैरह हो रहे हैं। सो यू फाइंड दीज थिंग, और इफ यू गो विथ सच अ टाइप ऑफ मूवमेंट, या इफ यू गो विथ सच अ टाइप ऑफ थिंग, यू विल कम टू नो कि यार रियली में काफी बड़ा बदलाव, काफी बड़ी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक इंजेल, ये सब नाम आपको ध्यान में रखने हैं। मैं आज आपसे रिवाइज नहीं करा रहा हूँ, मैं वन साइडेड लेक्चर करके केवल मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि किसी तरह का डिस्टरबेंस बीच में ना हो। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो है,
जब आप जो है बात करते हैं किसका, प्री रैफेलिट मूवमेंट का, इस मूवमेंट का, तो प्री रैफेलिट जो मूवमेंट है या पोइट्री से रिलेटेड था, जिसमें फ्लेश एंड ब्लड, जिसको फ्लेशी स्कूल ऑफ पोइट्री भी कहा गया। और इस स्कूल ऑफ पोइट्री में था कि जो कैरेक्टर्स थे ऐसा लगता था वे लिविंग कैरेक्टर्स हैं, जो सेटिंग है वो मेडिवल एज की थी, दिस थिंग्स वी सी। तो प्री रैफेलिट मूवमेंट एक बड़ा मूवमेंट रहा है, और इस मूवमेंट में जो राइटर्स आते हैं, एसी स्विनबर्न थे, डीजी रॉसेटी थी, क्रिस्टीना रॉसेटी थी, ये सारे लोग आते हैं। एस्थेटिसिज्म भी मूवमेंट था, जिसमें एक स्लोगन दिया गया आर्ट फॉर आर्ट से। ऑक्सफोर्ड मूवमेंट एक तरह का रिलीजियस मूवमेंट था, जिसमें जॉन केबल और लोग आते हैं, उनको लेकर के बात कही गई थी। फिर उसके बाद है कि यह जो एज रहा है क्या था, यह एज नावल का एज था। नावल में कैसा नावल आता है, रीजनल नावल, हिस्टोरिकल नावल, रियलिस्टिक और रिफॉर्मेटिव फॉर्म्स ऑफ द नावल आता है। जो रीजनल नावल है, रीजनल नावल के सबसे बड़े राइटर हार्डी थे, टॉमस हार्डी रीजनल नावल के सबसे बड़े राइटर थे, टॉमस हार्डी। जो आपके हिस्टोरिकल नॉवलिस्ट थे उसमें सबसे बड़ा नाम था, हिस्टोरिकल नॉवलिस्ट में वॉल्टर स्कॉट का नाम था। किसका नाम था, वॉल्टर स्कॉट, SCOTT, वॉल्टर स्कॉट हिस्टोरिकल नॉवलिस्ट में एक बड़ा नाम था। वॉल्टर स्कॉट के अलावा अगर आप देखेंगे कोई और बड़ा नाम है या कोई और उस कद का है, नॉट हिस्टोरिकल नॉवलिस्ट मीन्स जो अदर फॉर्म ऑफ द नावल है, जो इसमें रियलिस्टिक नावल है या नावल ऑफ रिफॉर्मेशन है, उसमें एक नाम था जॉर्ज इलियट एंड चार्ल्स लैंग। ये लोग जो है उस समय के नावलिस्ट थे, तो जो नावल के फील्ड में रहा है। पोइट्री के फील्ड में मैंने आपको बताया कि पोइट्री में अगर आप देखेंगे तो जो बड़े नाम है उनमें से एक नाम आपका टेनिसन का है, एक नाम आपका अर्नॉल्ड मीन्स मैथ्यू अर्नॉल्ड, और एक आपके ब्राउनिंग, एक आपके हार्डी यानी टॉमस हार्डी। ये चार नाम है जो विक्टोरियन एज के बड़े पोएट में शुमार किए जाते हैं, और इनकी ये सब चीजें रही है। तो ये सब चीज, विक्टोरियन एज ड्रामा के लिए नहीं फेमस था, प्रोज के लिए फेमस था। और जो आपके मैथ्यू अर्नॉल्ड थे वो तो क्रिटिकल क्रिटिक्स के भी रूप में रहे। यह एज और जो था किसके लिए फेमस था, इट वाज एन एज ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग इन पोइट्री। यह जो एज था ड्रामेटिक मोनोलॉग का एज था, कहाँ पे, पोइट्री में, ड्रामेटिक मोनोलॉग इन पोइट्री। मैंने आपको बताया भी कि जो आपके रॉबर्ट ब्राउनिंग है उनको किंग ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, किंग ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो यह जो एज था ड्रामेटिक मोनोलॉग का एज था। यह जो एज था अगर आप देखेंगे चार्ल्स डार्विन की एज था, जिसमें तमाम तरह की जो है कोलोसेंस का मतलब कि दूसरी आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ कैन यू, रही। हेलो, यस सर, आवाज चली गई थी सर बीच में। जा रही है? जी सर, कट कट के आ रही सर आपकी साइड से म्यूट आ हो रही गया है सर, था। बीच में चली गई थी सर। आ रही सर। क्या मेरी साइड से म्यूट हो गया था क्या? अभी म्यूट हो गया था, अभी अनम्यूट। यस सर, आवाज नहीं आ रही थी अभी सर आपकी अभी साइड से। अभी आ रही सर। अच्छा, ओके ओके। तो ये जो एज था मैं आपको ये बता रहा था कि कहाँ तक आपने सुना था, कैन यू टेल मी? सर चार्ल्स डार्विन वाली लाइन आपको बतानी है। अच्छा, चार्ल्स डार्विन इस एज के, चार्ल्स डार्विन वाज अ साइंटिस्ट,
चार्ल्स डार्विन वाज अ साइंटिस्ट, और चार्ल्स डार्विन ने एक किताब लिखा था जिसका नाम है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये किताब 1859 ईस्वी में आई थी, और इस किताब का प्रभाव ये पड़ा कि उन्होंने थियरी ऑफ इवोल्यूशन का सिद्धांत दिया। जो लोगों के धार्मिक विश्वास थे उस पर बहुत ज्यादा इस किताब का असर पड़ा है। तो चार्ल्स डार्विन का ये था। यह जो एज था मैंने बताया था कोलोनियलिज्म का ये था। कोलोनियलिज्म क्या था कि जो नए जो जैसे वेस्ट के जो राष्ट्र थे, चाहे वो आपका इंग्लैंड रहा हो, फ्रांस रहा हो, पुर्तगीज वगैरह जो थे, वो सब ईस्ट में आकर के, ईस्ट का मतलब एशिया, एशिया में आकर के या अफ्रीका में जाकर के उन्होंने अपना कॉलोनी बसाया, वहां के कल्चर को डिस्ट्रॉय किया, वहां की नेशनैलिटी को डिस्ट्रॉय किया, वहां के नेशनलिज्म पर उन्होंने क्वेश्चन मार्क किया। सो दीज थिंग्स यू सी या दीज थिंग्स यू फाइंड कि यह एज जो था कोलोनियलिज्म का एज था, यह एज आपका इंपीरियलिज्म का एज था। तो इट वाज एन एज ऑफ कोलोनियलिज्म, इट वाज एन एज ऑफ इंपीरियलिज्म। यह जो एज था यूटिलिटेरियनिज्म का एज था। यूटिलिटेरियनिज्म का मतलब यूटिलिटी ऑफ द थिंग, कैसे जो है जो रिसोर्सेज है उनका यूज किया जा रहा था, उनका दोहन किया जा रहा था, कैसे रिसोर्सेज से गरीबों को वंचित किया गया था, वर्कर्स को वंचित किया गया था, और जो फैक्ट्री ओनर्स थे उन्होंने उन सारी चीजों पर कब्जा कर रखा था जिन पर अधिकार आम आदमी का था। तो ये यूटिलिटेरियनिज्म का एज था। बाकी आपको बताया गया एस्थेटिक मूवमेंट का एज था, जिसमें एक आ गया आर्ट फॉर आर्ट से। डिकेडेंस का एज था, कुछ चीजों का डाउनफॉल भी आप देखेंगे। द इंडस्ट्रियल नावल का एज रहा, सिल्वर फॉक नावल का एज था। दीज थिंग्स यू फाइंड। रेलवे और कंप्यूटर के आने का एज था, पूरी दुनिया में रेलवे और कंप्यूटर के आने का एज था। तो हियर यू सी व्हाट द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विक्टोरियन एज की क्या क्या रहा है। कुछ और भी चीजें दी गई हैं यहाँ पे कि फीचर्स ऑफ विक्टोरियन पोइट्री, की जो पोइट्री रही उसका क्या क्या फीचर था। उसमें देखा गया कि जो क्लासिकल और ट्रेडिशनल फॉर्म्स है उसको फॉलो किया गया। कैसे ट्रेडिशनल फॉर्म्स, इस एज में लिरिक भी लिखा गया है, सोनेट भी लिखा गया है, और साथ ही साथ जो उस समय की प्रॉब्लम्स थी उस पर बात की गई है। और जो क्लासिक चीजें थी, जैसे अगर आप देखेंगे रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोयम में बहुत सारे जो है जो आप ग्रीक या रोमन कैरेक्टर्स थे वहां की चीजों को लेकर के बुना गया। तो क्लासिक और कुछ ट्रेडिशनल फॉर्म्स को लिया गया, कोई नया चीज नहीं करने की कोशिश की गई। जो रोमांटिक एज में था, जो एलिजाबेथन एज में था, उसी पैटर्न पर, जो मेडिवल एज में था उस पैटर्न पर चीजों को लिखा गया है। इस एज के जो बड़े पोएट थे उनका नाम टेनिसन है। टेनिसन को रिप्रेजेंटेटिव पोएट भी कहा जाता है, एंड टेनिसन कंप्रोमाइज बिटवीन साइंस एंड रिलीजन। क्लासिकल एल्यूजन्स का एज था, कोलोकियल लैंग्वेज या स्पीच का एज था, स्पेशली क्लफ ने इसका यूज किया हुआ है। मेलंकोलिया एंड कंसर्न विद पास्ट, पास्ट बीती हुई चीजों को याद करने का एज था। यह समय ऐसा था जिसमें क्राइसिस ऑफ फेथ रहा है। क्राइसिस ऑफ फेथ का मतलब कि लोगों में विश्वास की कमी थी। मेमोरी एंड द पास्ट फिगर प्रोमिनेंटली, जो बीता हुआ समय था उस पर लोग ज्यादा ध्यान दे रहे थे। एंग्जाइटी ओवर रिलीजन का एज था, साइंस एंड ट्रेडिशन का एज था। मतलब एंग्जाइटी ओवर रिलीजन, रिलीजन से लोगों का थोड़ा सा लगाव कम देखने को मिलता है। दीज थिंग्स वी सी जो है यहाँ पर की ये चीजें रही, बहुत सारा कुछ उसमें प्रयोग भी किया गया था। डिडैक्टिक प्रोज में अगर आप देखेंगे, डिडैक्टिक एसे का सोशल एलिमेंट्स का एज था। डिडैक्टिक एसे और सोशल कमेंट्स या इन्वायरमेंट का एज था। पॉलिटिक्स का एज था, सोसाइटी का। हिस्टोरिकल ट्रैक्स और कॉमन, ऑल दिस थिंग्स। अ ग्रेट डील ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग का एज था। फिक्शन में रियलिज्म को प्रीफर किया गया, सोशल इश्यूज को फिक्शन में उठाया गया। इंडस्ट्रियल नॉवेल आता है, मॉरल्स एंड सोशल कोड्स को दिया गया। द कैरेक्टर्स वर इनइविटेबल, जो कैरेक्टर्स वगैरह थे उन सब का भी अपना एक इम्पोर्टेंस रहा। कुल मिलाकर के जितना भी, चाहे वो नॉवेल रहा हो, चाहे वो प्रोज रहा हो, चाहे वो आपका पोइट्री रहा हो, उसमें इंडस्ट्रियल लाइफ, मैकेनिकल लाइफ, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन साइंस एंड रिलीजन, मिडिल क्लास का इमर्जेंस, ट्रेड एंड कॉमर्स, कोलोनियलिज्म, वॉर और अर्बेनाइजेशन, इन सबको बहुत अच्छे ढंग से कवर किया गया है। मैं यहीं पे आपको रोकूंगा। करने के लिए तो और बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अगर मैं आथर को स्टार्ट करता हूँ तो आथर जो है थोड़ा सा ही होके के हमें स्टॉप करना पड़ेगा।
आज आपको जो है इस सेक्शन में आप किसके बारे में जाने, यू केम टू नो अबाउट विक्टोरियन एज, इट्स बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन कौन से प्रोमिनेंट विक्टोरियन पोएट्स हैं, कौन से प्रोमिनेंट विक्टोरियन नॉवलिस्ट हैं, प्रोज राइटर्स कौन है, और उस एज में कौन से मूवमेंट आए थे, क्या क्या चीजें हुई थी। तो आई विल जस्ट स्टॉप माई लेक्चर, या आई वुड लाइक टू कंक्लूड इट हियर। आपको जितनी चीजें बताई गई हैं इतनी सारी चीजों को यू हैव टू रिवाइज, आपको केवल रिवाइज करना है। तो आई एम जस्ट कंक्लूडिंग हियर, जस्ट सीइंग वी हैव प्रज्ञा मैडम, ईश्वर जी, प्रभुता जी, विनोद जी, करीम जी, एसके जी, शेखर, शिव कुमार, रीता जी। रीता जी आप मुझसे बात कर लीजिएगा। प्रेजेंट शिवानी, मंजू, राघवा, जयाश्री, सीमा, कामना, प्रतिमा, फातिमा, सुजीत, केतु। ठीक है, ओके। थैंक यू सर।